हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में एक सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसका नाम था 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के उन मूलभूत कारणों की हम समझ बना रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि 1857 में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। तो हमने 1857 के विद्रोह पर दो बातें देखी थी कि 100 वर्षों के अंतराल में भारत की जनता अंग्रेज़ों से इतना परेशान हो गई थी कि वह विद्रोह करने के लिए सोचने लगी थी, लेकिन वह विद्रोह कर नहीं पाई थी। तो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत की जनता अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गई थी और उनके मन में विद्रोह का विचार आ गया था। इसी को कहते हैं 1857 के विद्रोह का आधारभूत कारण, बेसिक कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन विद्रोह सोचने मात्र से विद्रोह होगा नहीं। विद्रोह करने के लिए आपके पास कौशल या दम चाहिए और विद्रोह कर दिया गया भारत के सैनिकों के द्वारा। अब सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया, तो इसको भी हम देखेंगे एक कारण के रूप में। क्योंकि अगर ये सैनिक न होते तो 1857 का विद्रोह अगर होता भी तो बहुत बाद में होता, लेकिन सैनिकों की वजह से ही यह विद्रोह सन 1857 में ही हो गया, बहुत विलंब नहीं हुआ। तो आज हमको समझनी है 1857 के विद्रोह का सैनिक कारण, मिलिट्री कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अभी मेरे साथ हेडिंग डालिएगा। ये है आपका सैनिक कारण, मिलिट्री कॉज। और क्या है समझिएगा। देखिए, सैनिक कारण में आपको दो प्रकार के कारणों की समीक्षा करनी है। पहला ये देखना है कि सैनिकों कारण का जो आधारभूत कारण है वो क्या है। आधारभूत कारण, बेसिक ग्राउंड क्या है इसके पीछे। और दूसरा है तात्कालिक कारण, तुरंत ऐसा क्या हो गया कि सैनिक नाराज हो गए और नाराज होने के पश्चात वो विद्रोह पर उतारू हो गए। इसी को हम कहते हैं तात्कालिक कारक। आधारभूत कारक का मतलब क्या हो गया कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1757 में, और 1857 से एक साल पहले यानी कि 56 तक सैनिकों के मन में ऐसा क्या बातें हो गई थी, अंग्रेज़ों की किस बातों से भारत के सैनिक परेशान हो गए और परेशान होने के बाद से उनके मन में विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया। और तत्कालिक कारण का मतलब हो गया कि 1856 और 1857 में ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेज का गुस्सा सहा नहीं गया, सैनिकों का गुस्सा सहा नहीं गया और सैनिकों ने विद्रोह करने की तैयारी कर दी और अंत में विद्रोह कर भी दिया। तो आइए पहले पर हम हेडिंग डालेंगे, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। ए को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है उसी को फिर से लिखते हैं कि सैनिक विद्रोह का आधारभूत कारण। तो आप हेडिंग डालिए, सैनिक विद्रोह का आधारभूत कारण। बेसिक कॉज ऑफ मिलिट्री रिवोल्ट, ये आपको जानना है। और आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, अब इसको समझना पड़ेगा और समझिए कि आखिर में 100 सालों में सैनिक हमारे क्यों तंग हो गए हैं और अंग्रेज़ों से विद्रोह करने के लिए क्यों उतारू हो गए हैं। तो देखिए, ये है आपका इंडिया, भारत, और भारत में यहाँ पर अलग अलग प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया गया है। नाम है मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया है, नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये है आपका अंग्रेज़ों की मद्रास प्रेसिडेंसी, ये है अंग्रेज़ों की बम्बई प्रेसिडेंसी और ये है अंग्रेज़ों की कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तीन प्रकार की प्रेसिडेंसियाँ अंग्रेज़ों की। और इन सभी प्रेसिडेंसियों में अंग्रेज़ों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सेना रखी होगी। तो यहाँ पर रखे गए हैं अंग्रेज सैनिक। हर प्रेसिडेंसियों में अंग्रेज़ों ने अपने लिए सैनिक रखे हैं, तो यहाँ पर रखे गए हैं अंग्रेज सैनिक। अब यही से प्रश्न निकलता है, उस प्रश्न पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में
ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, इसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के सर्वाधिक सैनिक तैनात थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने अपने सर्वाधिक सैनिक नियुक्त कर रखे हैं, तो वो है आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी। यानी कि मद्रास में भी सैनिक है, बम्बई में भी सैनिक है, लेकिन सर्वाधिक सैनिक आपको कहाँ दिखाई देंगे, तो सर्वाधिक सैनिक आपको दिखाई देंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर देखिए, इमेज बनाते जाइएगा, इमेज से समझ में आएगा चीज़ें। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे बना के, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ये तैनात हैं अंग्रेजों के सर्वाधिक सैनिक, अंग्रेजों के सर्वाधिक सैनिक। यहीं पर मैक्सिमम सैनिक अंग्रेजों ने तैनात कर रखे हैं, उसका नाम है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और एक एक बिंदुओं पर गौर करिएगा, क्योंकि हर बिंदु से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो सर्वाधिक सैनिक हैं, यह सैनिक जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या तो आते हैं अवध प्रांत से, या तो खुद आते हैं बंगाल प्रांत से। एक एक बिंदु पर गौर करना, एक एक बिंदु हम प्रश्न कर रहे हैं, कुछ भी हम अनावश्यक नहीं कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि 1857 के विद्रोह के उन आधारभूत कारणों की समीक्षा करनी है और देखना है कि आखिर में सैनिक अंग्रेजों से क्यों नाराज है। तो यही हम समझ रहे हैं। सैनिक अंग्रेजों के तीनों प्रेसिडेंसियों में तैनात किए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक सैनिक अंग्रेजों ने अपने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में तैनात किया है। और ये जो सर्वाधिक सैनिक हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, ये सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए या तो अंग्रेजों के अवध प्रांत से आते हैं या अंग्रेजों के बंगाल प्रांत से आते हैं। इसको यूँ समझिएगा। मान लीजिए कि भारतीय सेना की उत्तरी कमांड लखनऊ में है। मान लेते हैं कि भारतीय सेना की उत्तरी कमांड लखनऊ में है, और भी कमांड होगी, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड। तो उत्तरी कमांड लखनऊ में है। अब इस उत्तरी कमांड में हमने सैनिकों की समीक्षा की कि कहाँ कहाँ से सैनिक आते हैं, तो हमको पता चला कि उत्तरी कमांड के सर्वाधिक सैनिक यूपी राज्य से लिए गए हैं, कुछ सैनिक बिहार से लिए गए हैं, कुछ सैनिक उड़ीसा से लिए गए हैं, बल्कि साउथ इंडिया से उनका अनुपात कम है। इसी प्रकार तीनों प्रेसिडेंसियों में सर्वाधिक सैनिक कलकत्ता प्रेसिडेंसी से है। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी किस प्रांत से सबसे ज़्यादा सैनिक आए हैं, या तो अवध प्रांत से आए हैं या तो बंगाल प्रांत से आए हैं। ये याद करना, ये प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्न पूछे गए हैं। अब फिर आगे देखिएगा। अब जो सैनिक हैं, इन सैनिकों का कुछ जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सैनिक रखे गए हैं, इनका कुछ है अनुपात। ये एक विशेष अनुपात में सैनिक रखे गए हैं, और विद्रोह से पहले इनका जो अनुपात था वो 5:1 हुआ करता था, 5:1 था। विद्रोह से पहले जो सैनिक कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सैनिकों का एक विशेष अनुपात था। इस अनुपात को याद रखना है। विद्रोह से पहले का अनुपात 5:1 है, विद्रोह के बाद में अनुपात बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 5 और 1 मान के अगर 6 सैनिक मानते हैं कि एक जगह 6 सैनिक तैयार किए गए हैं, तो उसमें से 5 सैनिक भारतीय हैं। यहाँ पर जो सैनिक हैं, ये 5 सैनिक हैं भारतीय, और जो एक सैनिक है वह एक सैनिक कौन है, तो एक सैनिक है अंग्रेज। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अगर 600 के सैनिक रखे गए हैं, कहीं मान लीजिए कहीं पर अपॉइंट है, कोई बटालियन बनाकर, कोई कमांडिंग बनाकर सैनिक अपॉइंट किए गए हैं, तो उसमें से 500 सैनिक भारत के अपने लोग होंगे और 100 सैनिक अंग्रेज होंगे, यानी कि इनका अनुपात होगा 5:1। फिर मेरे साथ देखिएगा, विद्रोह का आधारभूत कारण और विशेष रूप से सैनिक कारण। भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में सैनिक हमारे हैं, लेकिन सर्वाधिक सैनिक कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी जो सैनिक आते हैं, अवध और बंगाल प्रांत से ज़्यादा आते हैं। ये जो सैनिक हैं वो विशेष अनुपात में रखे गए हैं, और इन सैनिकों का अनुपात है 5:1। 5:1 का मतलब हो गया कि अगर कहीं पर 600 सैनिक हैं या 1200 सैनिक हैं, तो 1200 सैनिकों में 1000 सैनिक भारत के लोग होंगे, और मात्र 200 के आसपास सैनिक जो होंगे वो ब्रिटेन के लोग होंगे, जो सेना का हिस्सा बने होंगे। यहीं पर सब बातें बिगड़ गई हैं, और इसी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। और आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
अगर मान लीजिए कोई सेना है और सेना में आपके पास हैं सैनिक, और सैनिक का अनुपात हमने 5:1 कर दिया है, यानी कि अगर 600 सैनिक कहीं किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए हैं तो इसमें से 500 सैनिक कहाँ के आएंगे, आई स्टैंड फॉर इंडिया के होंगे, और 100 सैनिक कहाँ के होंगे, तो ब्रिटेन फॉर ब्रिटेन के होंगे। अब विद्रोह को दबाने के लिए 600 सैनिक भेजे गए हैं, और जब 600 सैनिक भेजे गए हैं, विद्रोह को ये सैनिक दबा रहे हैं, तो अगर विद्रोह में से कोई सैनिक मरता भी है तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी कहाँ के सैनिकों की होगी? आपने सही कहा, भारत के सैनिकों की। अगर विद्रोह दबाने के लिए लोग गए और विद्रोह दबाने के दौरान कुछ ना कुछ तो सैनिक मरेंगे ही मरेंगे, और चूंकि हमारे सैनिकों का अनुपात सर्वाधिक था तो सबसे ज़्यादा विद्रोह में कहाँ के सैनिक मरेंगे, तो विद्रोह में सैनिक मरेंगे इंडिया के। और ये विद्रोह दबाने के लिए कहाँ गए हैं, ये इंडिया के लोगों को मारने के लिए गए हैं और खुद ही मर के आ रहे हैं। आज के युग में अगर हम कहीं विद्रोह दबाने के लिए जा रहे हैं या युद्ध में जा रहे हैं और भारत के सैनिक अगर युद्ध में मारे जाते हैं तो भारत सरकार अपने सैनिकों को विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करती है। 20 से 30 लाख रुपए उनके परिवार वालों को प्रदान करती है, आर्मी में उनकी नौकरी दी जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंग्रेज़ों की तरफ से ये मान लीजिए कि 600 सैनिक बांग्लादेश में या बर्मा में गए किसी प्रकार का विद्रोह दबाने के लिए, और विद्रोह दबाने में चूंकि अनुपात हमारा ज़्यादा है इसलिए हम मरेंगे, तो हमको कुछ ना कुछ सुविधा देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज हमको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दिया करते थे। ये बात भारतीय सैनिकों के मन में घर कर गई। कैसे घर कर गई, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अनुपात हमारा क्या है, 5:1, और यदि अनुपात हमारा 5:1 है तो ये जो भारतीय सैनिक है, इस भारतीय सैनिकों के पास सेना में ज़्यादा महत्वपूर्ण पद मिलने चाहिए, लेकिन 5:1 के अनुपात होने के बावजूद ये जो भारतीय सैनिक हैं उनके पास सेना में इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट या महत्वपूर्ण पद नहीं था। अगर हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारे पास सेना में महत्वपूर्ण विभाग होने चाहिए, और हमारे पास महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। हम केवल गन चला रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आर्टिलरी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम अच्छे विभाग हमको नहीं दिए गए हैं। और यदि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उनके पास इम्पोर्टेंट, जब पद लिखा था मैंने, इम्पोर्टेंट विभाग नहीं था। तो सेना में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं उन डिपार्टमेंट को किसने रख लिया था, अंग्रेज़ों ने। सेना में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है उनको भी किसने रख लिया था, अंग्रेज़ों ने। हमारा सबसे हाईएस्ट पद था भारतीय सेना में, वो था सूबेदार का। हम कभी सूबेदार से आगे पहुंच ही नहीं पाए, और पद सबसे महत्वपूर्ण क्रीम पोस्ट किसके पास है, अंग्रेज़ों के पास। तो एक तो हमारा अब रेशियो ज़्यादा है, हम कैजुअलिटी का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, बावजूद उसके अंग्रेज हमको बेहतर पद नहीं दे रहे हैं, बेहतर विभाग नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इन भारतीय सैनिकों के पास अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में न तो बेहतर वेतन है, न तो बेहतर भत्ता है, और न ही बेहतर पेंशन है। अगर हमारे पास सैनिकों की संख्या ज़्यादा है, कैजुअलिटी के शिकार हम हो रहे हैं, तो अंग्रेज सैनिकों की तुलना में हमारे वेतन भत्ते और पेंशन भी बेहतर होने चाहिए, लेकिन अंग्रेज सैनिकों की तुलना में हमारे वेतन भत्ते और पेंशन ये भी क्या है, कम है। तो अभी तक आपने क्या सीखा उस पर ध्यान दीजिएगा। हम देख रहे हैं 1857 के विद्रोह के कारण, और वो भी है सैनिक विद्रोह का कारण, कि सैनिक अंग्रेज़ों से नाराज़ क्यों हैं। हमने कहा कि अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं, इन 3 प्रेसिडेंसियों में सर्वाधिक सैनिक हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के सैनिक हैं या तो अवध से आते हैं या तो बंगाल से आते हैं, और जो सैनिक हैं वो विशेष अनुपात में सजाए गए हैं। इनका अनुपात है 5:1। 5:1 में 5 भारतीय सैनिक हैं और 1 अंग्रेज सैनिक है। इसका मतलब अगर कहीं भी कैजुअलिटी होती है तो भारत के सैनिकों की जान ज़्यादा जाएगी। बावजूद इसके अंग्रेज अपने सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक हैं, न तो सेना में महत्वपूर्ण पद प्रदान करते हैं, न तो उनको महत्वपूर्ण विभागों में शामिल करते हैं, और न ही उनको बेहतर वेतन भत्ता और पेंशन देते हैं। अंग्रेज़ों का पेंशन उस समय 200 रुपये पर हेड हुआ करता था, और जो भारतीय सैनिक हैं उनकी जो वेतन हुआ करती थी 25 रुपये पर हेड हुआ करती थी, यानी कि 8, 9, 7, 8 गुने का अंतर आपको दिखाई देगा। इससे भारतीय सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के प्रति एक आक्रोश उत्पन्न होने लगा,
और जब आक्रोश उत्पन्न होने लगा तो अंग्रेजों के कुछ और कामों ने इनके आक्रोशों को बढ़ा दिया। और ये काम क्या थे, अब देखिएगा। अंग्रेजों ने कुछ और काम किया। और क्या काम किया? हर जगह एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। (1848 to 56) लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर उस चिंगारी में घी डालने का काम किया। और कैसे घी डाला तो देखिए, यह है 1854 और 1854 में पास किया गया इंडियन पोस्टल एक्ट। इंडियन पोस्टल एक्ट, इसको कहते हैं भारतीय डाकघर अधिनियम। और भारतीय डाकघर अधिनियम में बड़ी अच्छी अच्छी भी बातें हैं, बड़ी सकारात्मक बातें हैं, लेकिन एक बात इसमें बहुत खराब थी। और बात यह खराब था कि पहले जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, भारतीय सैनिकों के डाक को फ्री रखा था। अगर सैनिक कहीं सर्विस करने के लिए जा रहा है तो उसके घर के मेंबर अगर उसको पास किसी प्रकार के पत्र भेजते हैं तो पत्र निःशुल्क होता था और यथाशीघ्र पहुंचाया जाता था, इमीडिएट पहुंचाया जाता था। लेकिन इंडियन पोस्टल एक्ट 1854 के अनुसार सैनिकों को दी जाने वाली पोस्ट की ये सुविधा कम कर दी गई। तो इसमें हो गया सुविधा की कमी। सुविधा की कमी का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास पोस्ट कहीं से आ रहा है तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। राशि छोटी रखी गई, अमाउंट बहुत छोटा रखा गया। लेकिन क्यों अमाउंट उतना भी रखा गया, जबकि अंग्रेज को एक भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, हमको अमाउंट पे करना पड़ता है। इससे भी भारतीय सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति एक नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी। तभी 2 साल बाद एक और काम किया गया और सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया गया। इन 1856 सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, इंग्लिश में जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के माध्यम से भारत के सैनिकों को यह अनिवार्य कर दिया गया कि जब भी आप सेना में भर्ती होंगे और यदि आपसे कहा जाएगा कि आपको समुद्र पार करके कहीं जाना है अपनी सेवा देने के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा। यह कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी क्यों किया गया? जो पहले भारत के सैनिक हुआ करते थे, क्योंकि भारत में जो भी सैनिक है उस समय के जो लोग हैं वो सामान्यतः उच्च कुलों से आते थे। उच्च कुल मतलब या तो ब्राह्मण है या तो क्षत्रिय है। और जो उच्च कुलों के सैनिक हुआ करते थे, धर्म के अनुसार अपने समुद्र को पार करना वो अनैतिक मानते थे, अधार्मिक मानते थे। और बहुत से भी हम देखेंगे कई ऐसे विद्रोह हैं जो कि 1856 के पहले ही हो चुके हैं। बैरकपुर में 1854 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का कारण ये था कि श्रीमान जी, हम समुद्र पार करके बर्मा में युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ हमको अनुमति प्रदान करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर हम समुद्र पार नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने, डलहौजी ने क्या कहा कि नहीं, यह है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। यदि आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शपथ पार देना पड़ेगा कि नहीं, हम समुद्र पार करके जाएंगे ही जाएंगे, आपको समुद्र पार करके जाना ही है। यह सैनिकों की नाराज़गी का बहुत बड़ा कारण बन गया। एक तो आप हमें बेहतर सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, दूसरे से बेहतर पद नहीं दे रहे हैं, बेहतर विभाग नहीं दे रहे हैं, और उस पर से इतनी इतनी बातें बताएंगे जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो सैनिकों के मन में धीरे 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 वह आक्रोश उत्पन्न होने लगा। इसके माध्यम से उनसे कहा गया कि आप चंदन नहीं लगाएंगे, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, टर्बन नहीं पहनेंगे। इससे सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वह हिल गई। और समानतः बंगाल में सैनिक कहाँ से आए हैं? अवध और खुद बंगाल से आए हैं।
और सैनिक किस कुल के हैं? सामान्यतः उच्च कुल के हैं, तो क्षत्रिय है या तो ब्राह्मण है। और जब उन लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया तो फिर सैनिकों के मन में एक प्रकार की विद्रोह की चिंगारी फैल गई। लेकिन तभी कुछ और हुआ जिसका किसी को पता नहीं था, और ये है, अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह का वो तात्कालिक कारण। शायद ये कारण न होता तो 1857 का विद्रोह होता, लेकिन कुछ समय बाद होता। लेकिन इसके वजह से 1857 का यह विद्रोह बहुत पहले ही शुरू हो गया। तो विद्रोह का तत्कालिक या इमीडिएट कॉज। तो अब आप हेडिंग डालेंगे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। तत्कालिक का मतलब क्या होता है? यानी कि 1857 में अगर विद्रोह है तो उसके जस्ट एक साल पहले ऐसा क्या हो गया कि सैनिक नाराज हो गए। तो इसको भी एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, 1857 के विद्रोह को शुरू करने वाले सैनिक हैं। अगर सैनिक नाराज न होते तो भी हो सकता था कि इस प्रकार का विद्रोह होता, लेकिन बाद में होता। लेकिन सैनिकों की वजह से यह विद्रोह जल्दी शुरू हो गया और अचानक 1856-57 में ऐसा हो गया कि सैनिक नाराज हो गए। तो ये देखिएगा, ये है भारतीय सेना और भारतीय सेना का मतलब ही हो गया कि इसमें 5 सैनिक भारत के हैं और 1 सैनिक अंग्रेज हैं। अब ये जो भारतीय सैनिक हैं, इन भारतीय सैनिक को चाहिए हथियार। एक सेना के लोगों को क्या चाहिए? मॉडर्न वेपन चाहिए, हथियार चाहिए। और भारतीय सैनिक यूज कर रहे हैं हथियार, मॉडर्न वेपन यूज कर रहे हैं। 1856 से पहले इनके पास जो उस समय हथियार था वह हथियार था राइफल। आज हम विभिन्न प्रकार के AK-47 या अदर प्रकार के इंसास वगैरह यूज करते हैं। उस समय हमारे पास जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन था वो था आपके पास राइफल। अभी जो राइफल था उसकी 2 कैटेगरी थी। 1856 से पहले हमारे पास जो राइफल था उसका नाम था ब्राउन ब्रास। ब्राउन ब्रास राइफल। इस राइफल में एक विशेषता हुआ करता था कि आपको राइफल दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्राउन ब्रास के रूप में, मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप बस 1 मिनट बने रहिएगा। ये एक राइफल, ब्राउन ब्रास राइफल। इस राइफल में क्या होता था कि जो इस राइफल को कैरी करता था उसको कमरबंद में एक पेटी लगानी होती थी और वहाँ पर उसके पास 2 अलग अलग गोले होते थे, यानी कि 2 अलग अलग ऐसे डिब्बे दिए जाते थे सैनिक को। ऐसे डिब्बे, अलग अलग प्रकार के डिब्बे। और एक डिब्बे में सैनिक रखता था बारूद, गन पाउडर, और दूसरे डिब्बे में रखता था कारतूस। और देखिएगा, इस गन के साथ आपके लिए अनिवार्य था स्टिक ले जाना। एक स्टिक होती थी, इस स्टिक को आपको कंपलसरी था गन के साथ ले जाना। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास राइफल है, राइफल का नाम है ब्राउन ब्रास। अब हमको कहीं जाना है लड़ने के लिए, हमने ब्राउन ब्रास राइफल को तोड़ा, फोल्ड किया, उसको डिब्बी उसमें निकाली, उसमें से बारूद हमने स्टिक के सहारे भरा, फिर हमने बुलेट जो कि वॉर करेगा उसको भी भरा, और फिर भरने के बाद उसको लॉक किया, और लॉक करने के बाद फायर किया। और फायर करने के बाद फिर हमको वेट करना पड़ता था, और वेट करने के बाद से थोड़ा समय के बाद वो ठंडा होता था उसकी नलियाँ, फिर उसमें बारूद डालते थे, फिर उसमें कारतूस डालते थे, और फिर उसको पिन अप करते थे, फिर उसको लॉक करते थे, फिर फायर करते थे। आपके पास हथियार बेहतर हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, आपके हथियार कितना समय बचाते हैं वो भी महत्व रखता है। मान लीजिए कि मेरे पास ब्राउन ब्रास राइफल है और मैं बहुत दूर तक फायर कर सकता हूँ, लेकिन एक पड़ोसी हमको देख रहा है कि अभी ये फायर करेंगे, फिर रुकेंगे, और जब मैं बारूद भरने की कोशिश कर रहा हूँ तभी जाके शत्रु हमको मार देगा, क्योंकि हमारे पास समय जो है एक लंबा निकल गया भरने में, फायर करने में। इससे भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी बहुत हुआ करती थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने रिकमेंड किया कि अब धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के हाथ से या भारतीय सेना से इन ब्राउन ब्रास राइफल को निकाल लिया जाए,
और एक नए प्रकार का राइफल दिया जाए, ये है नया राइफल। और जो नया राइफल है इसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल। अब सैनिकों के पास एक नया राइफल आ गया, न्यू इनफील्ड राइफल। और न्यू इनफील्ड राइफल में क्या है, आपको दो अलग अलग डिब्बे आपको कैरी नहीं करने पड़ते हैं। एक ही डिब्बे में, एक ही कारतूस में, एक ही कार्ट्रिज में यहाँ पर हमने भर रखा है नीचे क्या, बारूद, और ऊपर हमने क्या बना रखे हैं, कारतूस। अब चूंकि बारूद नमी पाकर गीला ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसकी पैकेजिंग की। और पैकेजिंग करने का उस समय जो सबसे बेहतर तरीका था कि जब पैकेजिंग करेंगे तो ऊपर हमने लगा दिया चमड़ा। और चमड़ा लगा देंगे तो बारूद में नमी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और नमी कम होगी तो बारूद हर सीजन में काम करेगा, फायर करेगा। और हमने एक ही डब्बे में दोनों को भरा, और उसकी पैकेजिंग करने के लिए उसकी पैकेजिंग के टॉप पर हमने लगा दिया चमड़ा। और चमड़ा जो बनता था यह चर्बी का है, या तो गाय की या तो सूअर का। और गाय जो है वह हिंदू धर्म में मानी जाती है पवित्र, और जो सूअर है वह इस्लाम धर्म में मानी जाती है अपवित्र। सैनिकों को पता चला कि हमारे पास एक न्यू इनफील्ड राइफल आया हुआ है जो कि हमारा समय बचाता है, ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन जब उनको पता चला कि जो उसकी पैकेजिंग की गई, पैकेजिंग के टिप पर चमड़ा लगाया गया है और चमड़े को काट कर तब जाके उसको हम भरेंगे, तब जाके लॉक करेंगे, तो इससे भारतीयों का जो मानसिक सेंटिमेंट था, धार्मिक सेंटिमेंट था, वो डिस्टर्ब हो गया। उनको लगा कि ये अंग्रेज जानबूझकर हमारे धार्मिक चेतना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें समुद्र पार करके युद्ध करने नहीं जाना था, युद्ध करने के लिए भेज रहे हैं। हमको महत्वपूर्ण पद देना था, नहीं दे रहे हैं। और अब हमारे धर्म में वो डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमें अपने दांत से गाय और सूअर की चर्बी काटने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ये तो है सामान्य बातें, लेकिन इसमें एग्जाम में क्या बातें पूछी जा रही हैं, तो एग्जाम में जो बातें पूछी जा रही हैं उसको पहले हम कर लेंगे नोट। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक वो ब्राउन ब्रश राइफल की जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का भारतीय सेना में प्रयोग किया जाना है। इस न्यू इनफील्ड राइफल के तहत चर्बी लगा हुआ कारतूस होता था, यानी कि जो टॉप होता था उसमें चमड़े की चर्बी लगी है, या तो गाय की या तो सूअर की। गाय हिंदू के लिए पवित्र है, सूअर इस्लाम धर्म के लिए अपवित्र है, इसलिए दोनों के सेंटामेंट उससे दिक्कत करने लगे। ये तो नॉर्मल तरीके हैं, लेकिन अब परीक्षा उपयोगी बातें लिखेंगे। अब परीक्षा उपयोगी बातें ये लिखेंगे कि ये जो न्यू इनफील्ड राइफल है, इस न्यू इनफील्ड राइफल का प्रवेश भारतीय सेना में कब दिया गया, भारतीय सेना में कहाँ दिया गया, और यही आपके प्रश्न हैं। हम याद करते हैं कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण वह चर्बी लगा कारतूस था। ये तो सामान्य बातें हैं। प्रश्न हमसे पूछे गए हैं कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था ये है दिसंबर 1856, यानी 57 से पहले ही इस चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया गया है। इसको लगाएंगे स्टार। दूसरी बात है, भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग सबसे पहले सेना के किस किस छावनी में किया गया था, तो देखिएगा, अंग्रेज़ों के हम दास थे, तो मैंने एक ट्रिक बना रखा है कि अंग्रेज़ों ने हमें दास बनाने के लिए उस न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। ये है DAS। डी मतलब हो गया दमदम। तो न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले सेना के दमदम छावनी में किया गया। और दमदम कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ए मतलब है अंबाला, उसके बाद इसका प्रयोग किया गया अंबाला में। और एस का मतलब होता है सियालकोट, पर ये पाकिस्तान में है, सियालकोट। तो न्यू इनफील्ड राइफल की वजह से विद्रोह होता है, तो न्यू इनफील्ड राइफल की वजह से विद्रोह नहीं होता है। न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग की जाने वाली वो चर्बी लगे कारतूस की वजह से विद्रोह होता है। राइफल में कोई दिक्कत नहीं है, जो कार्ट्रिज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चर्बी लगा हुआ है, वो हमारे विद्रोह का कारण है।
तो न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग भारतीय सेना में कब किया गया? दिसंबर 1856 में। कहाँ किया गया? दमदम, अंबाला और सियालकोट में। अब विद्रोह होता है तो विद्रोह का कारण क्या है? तो विद्रोह का जो कारण है उस कारण का नाम है चर्बी लगा कारतूस। अगर ऑप्शन में आ जाए न्यू इनफील्ड राइफल तो न्यू इनफील्ड राइफल नहीं कारण है। न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लग रही है जिसके ऊपर चर्बी लगा है ये महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, तो चर्बी लगे कारतूस का विद्रोह सबसे पहले कहां पर हुआ? तो चर्बी लगा अगर कारतूस है तो इसके वजह से सेना के किस छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया? तो सबसे पहले ये देखेंगे, इसको हम ट्रिक बनाएंगे, दास को दाब, दाब, द मतलब दमदम और ब मतलब बैरकपुर, दमदम और बैरकपुर। तो न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया गया। और इस न्यू इनफील्ड राइफल की वजह से सबसे पहला विद्रोह दमदम के सैनिकों ने किया 23 जनवरी 1857 को। ये दमदम है पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर सबसे पहला विरोध हुआ 1857 में। लेकिन ये मात्र क्षणिक विरोध था। इस विद्रोह का इतिहास में उतना महत्व नहीं है। यहाँ पर किसी को मारा नहीं गया, बस हाँ कुछ लोगों ने इनकार किया और लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया, किसी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं हुई। बाद में जानकारी हुई और जानकारी के बाद दूसरा जो विरोध हुआ था यह विरोध हुआ था बैरकपुर में। अब बैरकपुर में कैसे विरोध हुआ? इसी से हमारे विद्रोह की शुरुआत होती है। तो अभी तक हम 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा कर रहे थे और हमने देखा कि 1857 का विद्रोह यदि सैनिक न होते तो प्रारंभ भी न होता। तो हमने देखा कि सैनिक क्यों नाराज हैं, तो आधारभूत कारण है जिसके वजह से सैनिक नाराज है। लेकिन तत्कालिक कारण क्या है? तो तत्कालिक कारण ये है कहाँ पर राइफल का प्रयोग किया गया, क्या दिक्कत था, कहाँ पर पहले बार विरोध हुआ इत्यादि। लेकिन विरोध की जो चिंगारी लगाई गई है वो मंगल पांडे के द्वारा लगाई गई है बैरकपुर में, और यहीं से हम विरोध की शुरुआत मान लेंगे। तो अगले वीडियो में हम उन्हीं विरोध की शुरुआत करेंगे। तो आइए अगले वीडियो का भी इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू।